हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं इसे, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेजिंग प्लान। ओके, ESOS, ESOP, ESPP, आप कुछ भी नाम देखेंगे आपकी बुक्स में। ओके, लेकिन इसका सबका एक ही मीनिंग है, एक ही टॉपिक है ये। तो ये आपका टॉपिक जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है, कंपनी लॉ में भी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे प्लस थ्योरी भी करेंगे, और अगर आपका कंपनी लॉ में है तो आप थ्योरी पोर्शन भी देख सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और उसको कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है जनरली, या यू कैन से प्लान क्या है। एक स्कीम है जिसके थ्रू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, मीन्स कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी उनको ऑफ़र देती है, उनको एक ऑप्शन देती है कि आप हमारे जो शेयर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होने के साथ साथ हमारे मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं। ओके, तो कंपनी ये जो ऑफ़र देती है एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर परचेज़ करने का, किस पर देगी? ऑफकोर्स डिस्काउंट पर देगी। डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस पे कम प्राइस पर ऑफर करती है। प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है जो कि कंपनी ही डिसाइड करती है। और किसको दे दिया कंपनी ये ऑप्शन शेयर परचेज़ करने का? एम्प्लॉयज़ को। जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ आपके परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। एक ये कंडीशन भी है। परमानेंट मतलब ये नहीं कि आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया और कल अगर कंपनी ऑप्शन आपके लिए रखती है तो आप परचेज़ कर पाएंगे। नो, कंपनी ये ऑप्शन सिर्फ अपने परमानेंट एम्प्लॉय को देती है। और परमानेंट एम्प्लॉय में भी कौन से एम्प्लॉयज़ इंक्लूड होंगे? आपके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और जनरल एम्प्लॉय जो होते हैं। अब ये जो डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की किसी भी रिलेटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। लाइक अगर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, तो उसके डायरेक्टर, उसके ऑफिसर, उसके एम्प्लॉयज़ भी परचेज़ कर सकते हैं शेयर्स अंडर दिस ऑप्शन, अंडर दिस प्लान और स्कीम। ठीक है, और किस पर परचेज़ करते हैं? डिस्काउंट पर परचेज़ करते हैं। कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है इस स्टॉक ऑप्शन के थ्रू? बताओ। एम्प्लॉयज़ को शेयर परचेज़ करने का जनरली उनको इंकरेज करती है। किस लिए इंकरेज करती है? ताकि उनका कंपनी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनका इंटरेस्ट, उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज़्यादा हो। लाइक एज ए एम्प्लॉय आप कितना काम करेंगे, जितना आपको सिर्फ कंपनी देगी उतना आप सैलरी के लिए करेंगे। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा किसी कंपनी में तो आप चाहेंगे ना वो कंपनी ग्रो करे, ज़्यादा उसकी मार्केट में डिमांड हो, उसके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए कंपनी जनरली क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को ऑप्शंस देती है ताकि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका इंटरेस्ट कंपनी में बढ़े और वो भी कंपनी के फेवर में ज़्यादा पूरा विलफुल होकर अपने जो एफर्ट्स है वो पुट करे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ कोई भी हो सकते हैं, डायरेक्टर, ऑफिसर्स और जनरल एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के, होल्डिंग के, सब्सिडरी के और एसोसिएट कंपनी। यही आपका यहाँ पर मीनिंग गिवन है, आप देख सकते हैं। ESOP means a scheme under which a company grant option to its employee to apply for the share at a predetermined price। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंकरेज करना एम्प्लॉय को ताकि उनका मोर पार्टिसिपेशन हो, मोर इंटरेस्ट हो कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी की एक्टिविटीज़ में, ताकि वो लोग वर्क करें कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो, कंपनी ग्रोथ करे मार्केट में, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड हो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ में कोई भी एम्प्लॉय होंगे, डायरेक्टर और जनरल एम्प्लॉय, ऑफिसर एक्सेट्रा। और ये जो कंपनी ऑप्शन दे रही है ना ESO के अंडर, ये क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन है, एक राइट है एम्प्लॉय के पास कि आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे शेयर। ये कोई ऑब्लिगेशन मतलब कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ, एम्प्लॉय के साथ कि नहीं आप परचेज़ ही करेंगे। ओके, इट्स जस्ट एन ऑप्शन जो कि देती है एम्प्लॉय को। अब कंपनी को अगर ESOS के अंडर जो शेयर्स हैं या ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, रेजोल्यूशन मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, साथ ही उसे जो भी सभी की गाइडलाइंस है, कंपनी एक्ट की गाइडलाइंस है, उन सबको फॉलो करना होगा। अब इसमें जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूड है और कौन कौन इंक्लूड नहीं है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है अकॉर्डिंग टू रूल 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बताया है कि कौन एम्प्लॉय में इंक्लूड है। तो परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर कोई ब्रांच कंपनी की अगर आउटसाइड इंडिया है, वहाँ पर वर्क कर रहा है एम्प्लॉय कंपनी का, तो उसे भी ये ऑप्शन है परचेज़ करने का। वेदर की ऑप्शन जो है विद इन द इंडिया दिया गया है तब भी वो परचेज़ कर सकता है। सेकेंड, डायरेक्टर परचेज़ कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टर होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। एंड थर्डली कि एम्प्लॉयज़ जो कि डिफाइन है आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज में, उसके अलावा जो भी एम्प्लॉय है सब्सिडरी के, होल्डिंग के, एसोसिएट के, वो लोग भी कर सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन कि एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है फॉर दिस स्कीम।
ठीक है। तो इसमें आपके हैं, यहाँ पर है द टर्म एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, किसको नहीं किया गया है, प्रमोटर्स को और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर्स ग्रुप। ओके, प्रमोटर आपको पता है कौन होते हैं, जो कंपनी को फॉर्मेशन का काम करते हैं, तो वो लोग नहीं परचेज कर सकते, साथ ही प्रमोटर के से रिलेटेड जो भी पर्सन है वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोटर की सर्विस के बदले उन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता ना, इसलिए उनको एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में नहीं रखा है। और सेकेंडली कौन नहीं है एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में, डायरेक्टर्स। अभी तो हमने बात की, लेकिन डायरेक्टर हैं, लेकिन कुछ कंडीशन रखी है। डायरेक्टर अगर उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी में ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने कंपनी के जो भी शेयर्स हैं मार्केट में उसमें मोर देन 10% परचेज कर रखा है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी भी तरीके से उसने खुद ने डायरेक्टली परचेज़ किया कंपनी के शेयर, या किसी के साथ मिलकर परचेज़ किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या किसी कंपनी के थ्रू, तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं होगा अंडर दिस स्कीम कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने के लिए एट ए डिस्काउंट प्राइस। ओके, और जो भी एम्प्लॉयज़ शेयर परचेज़ करेंगे ना अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो उनको वो सारे राइट्स, वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। क्या फैसिलिटीज़ मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कि वो कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स होता है उनको। ओके, और लास्ट में जो डिविडेंड बचता है वो लेने का राइट होता है। कंपनी जब वाइंड अप होगी तो शेयर कैपिटल बैक लेने का राइट होगा। तो ये सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। बट कंडीशन वही है, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड मतलब कि कंपनी ने ऑप्शन दिया तो एम्प्लॉयज़ के पास कितना टाइम है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, मतलब उसको एक्सेप्ट करने का, ठीक है। लाइक कंपनी ने आपको ऑफर किया 1 जनवरी 2020 को, तो आपके पास टाइम है, नेक्स्ट 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, कंपनी पर डिपेंड करती है वो कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तक आपको वो ऑप्शन परचेज कर लेना है, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड मतलब कंपनी ने आपको ऑफर दिया है, ऑप्शन दिया है, आपके सामने रखा है ऑप्शन, ग्रांट ऑफ ऑप्शन कि आपने यूज़ किया है, ठीक है। और अगर आप जो शेयर्स हैं परचेज़ करते हैं अंडर दिस स्कीम, तो आप उन शेयर्स को एज ए मोर्गेज नहीं रख सकते, एज ए प्लेज या मोर्गेज आप उनको रख कर लोन बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, और आप सेल भी नहीं कर सकते, मार्केट में जाकर कैश जनरेट नहीं कर सकते, आपको रखने पड़ेंगे। बस क्या होगा, आप उन कंपनी के मेंबर बन जाएंगे और उनका बेनिफिट आपको वही मिलेगा एज इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक कंपनी में मेंबर रहते हैं जब तक कंपनी रन करती है मार्केट में, तो वही सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय का जो है डेथ हो जाती है वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तो फिर ये सारे ऑप्शन जो है उसके नॉमिनी के नेम पर, उसके लीगल हायर्स के नेम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन है, ये मीनिंग है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का और स्कीम का। देन आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं इस अंडर स्कीम, तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। सो लाइक फर्स्ट है ग्रांट। ग्रांट मीन्स कंपनी ने ऑप्शन दिया है एम्प्लॉय को सब्सक्राइब करने के लिए। ग्रांट डेट मतलब जिस डेट को ऑप्शन दिया गया है। वेस्टिंग मतलब टू बिकम एन एंटाइटल, कि जो एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल हो जाएगा या प्रोसेस जो एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है शेयर को परचेज करने के लिए, दैट्स कॉल्ड वेस्टिंग। एंड वेस्टिंग पीरियड की क्या टाइम रखा है आपके अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन तो ऑप्शन है कि राइट आपको जो दिया गया है परचेज करने के लिए एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब एट ए डिस्काउंट। एक्साइज मतलब आप उस राइट को यूज़ करेंगे, आपने शेयर्स को अंडरटेक कर लिया है, परचेज कर लिया है। एक्साइजिंग पीरियड मतलब कितने टाइम तक आपने फिर उनको होल्ड करके रखा है, एज इन्वेस्टर आप रहे हैं। एक्साइज प्राइस मीन्स किस प्राइस पर आप शेयर्स को परचेज करें, मतलब किस प्राइस पर कंपनी ने आपको शेयर ऑफर किए हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आपका डिफरेंस होता है किसका, ये एक्साइज प्राइस और मार्केट वैल्यू जो भी है शेयर की उस टाइम पर, उन दोनों का डिफरेंस। फेयर वैल्यू जनरली आपका मार्केट प्राइस जो होती है वही फेयर वैल्यू होती है। ओके, तो ये थियरी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में 2 मेथड है आपके, फेयर वैल्यू मेथड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फेयर वैल्यू मेथड के अंडर एंट्रीज क्या होती हैं। फर्स्ट एंट्री ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड मतलब कंपनी ने आपके सामने ऑफर रखा है, आप अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स परचेज करने के लिए, ऑप्शन परचेज करने के लिए, तो आपकी एंट्री होगी एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कॉम्पनसेशन क्यों लिखा है, कंपनी आपको शेयर किस पर देगी, डिस्काउंट पर देगी, तो कंपनी वो जो डिस्काउंट है वो कहाँ से रिकवर करेगी, अपने
P&L अकाउंट से। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस नेम से ट्रांसफ़र करेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के नेम से ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने ये एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट, मतलब क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, स्टॉक ऑप्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर? तो ये फर्स्ट एंट्री है और सेकेंड एंट्री उसको ट्रांसफ़र करने की है P&L अकाउंट में। क्लियर? P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। नरेशन में जैसे लिखा, वी हैव बीन कॉमर्शियल एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ESOP, एंड सेकेंड में उसको एडजस्ट किया है P&L अकाउंट से। ओके, देन है आपकी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? कंपनी ने आपको ऑफर कर दिया, उसके बाद आप परचेज़ करेंगे, आप मतलब एम्प्लॉय तो परचेज़ करेंगे तो कंपनी को पेमेंट करना होगा आपने। ओके, पेमेंट कितना करेंगे? जिस प्राइस पर कंपनी ने आपको ऑफ़र किया है, और कितने शेयर्स पर करेंगे? जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए हैं बट आपने जितने परचेज़ किए हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो ये होगी एक्साइज पीरियड के टाइम पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब बैंक में कितना आपको पे करना है? जिस भी प्राइस पर कंपनी ने ऑफ़र किया है, एक्साइज प्राइस, और जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने परचेज़ किए हैं। सपोज़ कंपनी ने 1000 आपको ऑप्शंस ऑफ़र किए हैं, लेकिन आपने अगर सिर्फ 100 के लिए अप्लाई किया है तो 100 इंटू में जिस भी प्राइस पर आप परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ ₹50, तो 5000। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा और कोई भी कैपिटल नहीं बढ़ेगा, लिख लेंगे आप। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब जो आपका स्टॉक ऑप्शन है उसमें आपने लिखना है नंबर ऑप्शन, जो भी कंपनी ने ऑफर किए, आपने परचेज़ किए हैं, उनका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। देन सेकंड में आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑप्शन से इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एंड प्रीमियम, प्रीमियम में मतलब ये आपका डिफरेंस भी हो सकता है। किसका डिफरेंस होगा? मार्केट प्राइस का एंड ऑफर प्राइस का। ठीक है, ऑफर प्राइस जो कंपनी ने दिया है आपको, मार्केट प्राइस अगर सपोज 110 है, ऑफर प्राइस 50 है, तो 60 रुपीज़ का कंपनी को प्रीमियम मिल जाएगा। या फिर आप नहीं ऐसे कैलकुलेट कर सकते तो बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये दो एंट्री हैं एट द टाइम ऑफ एक्साइजिंग दी शेयर्स और ऑप्शंस बाय दी एम्प्लॉय। देन लास्टली कि अब ज़रूरी तो नहीं कंपनी ने जितने भी ऑप्शन ऑफ़र किए हैं, आपको 1000 ऑफ़र किए थे, उसमें से आपने सिर्फ 100 ही परचेज़ किए हैं, तो बाकी 900 तो नहीं परचेज़ किए किसी ने भी, तो वो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मतलब लैप्स्ड हो जाएंगे। तो उनको एंट्री तो आपको शो करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे कि इतना हमारा जो फंड था वो हमने वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ़ ऑप्शन लेफ्ट, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन जो है हमारे नहीं परचेज हो पाए, तो 900 सपोज यहाँ पर, और इंटू में जो भी फेयर वैल्यू था, फेयर वैल्यू मतलब जो हमें नहीं मिला है। ओके, 110 अगर था मार्केट प्राइस और 50 मिलना चाहिएगा, अब कितना नहीं मिला है? 60 का ये लॉस है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 5000 एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 2017 एट ₹50। ठीक है, तो ऑफर प्राइस क्या है? 50 है। कितने ऑप्शंस दिए हैं? 5000 ऑप्शंस दिए हैं। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ फेयर वैल्यू कितना है? 110 है, एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है ₹10 ईच। The options were exercised between 1 March 2018 to 31 March 2018। ठीक है, 1 मंथ तक उन्होंने होल्ड कर रखा है ऑप्शन को। ओनली 4500 शेयर्स वर एक्साइज बाय द एम्प्लॉय। 5000 में से कितने शेयर्स को परचेज किया गया है? सिर्फ 5000 शेयर्स, 4500 शेयर्स को। ठीक है, एंड रिमेनिंग ऑप्शंस वर लैप्स्ड, बाकी जो है लैप्स्ड हो गए हैं, मतलब कैंसिल हो गए, तो कैंसिल की एंट्री करेंगे। कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और कब क्लोज कर रही है? मार्च में। गिव दी जनरल एंट्रीज। तो बुक में जो है इसकी कंबाइन एंट्री की गई है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। मैं आपको समझाती हूँ उसके थ्रू। ये देखिए, ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। ओके, जब कंपनी ने ऑफर किया है, तो फर्स्ट एंट्री हमें करनी है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितने अमाउंट से करते हैं? हमारा जो मार्केट प्राइस था कितना था? 110 का था। ठीक है, ऑफर प्राइस कितना था? 50 था, और नंबर ऑफ ऑप्शन कितने ऑफर किए थे कंपनी ने? 5000। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 60 रुपीज़
इंटू में 5000 ऑप्शन जो कंपनी ने ऑफर किए हैं, तो कितना आ गया आपका 3 लाख आ गया मल्टीप्लाई करके। क्लियर, मतलब कंपनी को इतना एक्सपेंसेस खुद से बियर करना पड़ेगा। अब इस एक्सपेंसेस को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, सेम 3 लाख रुपीज़ से। ओके, आई होप कि एंट्री क्लियर हो गई होगी। देन सेकेंड एंट्री देख लेते हैं, किसके लिए, एक्साइज के लिए, मतलब आपने परचेज़ किया है जब ऑप्शंस को। तो ये है आपकी एक्साइज की एंट्री, यहाँ पर देखिए, एट द टाइम ऑफ एक्साइजिंग द ऑप्शंस बाय द एम्प्लॉय। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अब आपने ऑप्शन परचेज किए हैं तो आपको पेमेंट करना होगा एम्प्लॉय को। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज किए हैं आपने आउट ऑफ 5000, ठीक है, 5000 कंपनी ने ऑफर किए, लेकिन आपने तो सिर्फ 4500 परचेज किए और ऑफर प्राइस क्या दिया था कंपनी ने, 50 रुपीज़ दिया था। तो मल्टीप्लाई करके आपका 2,25,000 आपने पेमेंट करना है कंपनी को। किसके लिए पेमेंट करना है, स्टॉक ऑप्शंस के लिए, इसलिए स्टॉक ऑप्शन को क्रेडिट किया है साथ में 2,25,000 से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर, लिखा है आपका नरेशन बीइंग रिसिप्ट्स ऑफ एक्साइज प्राइस फ्रॉम द एम्प्लॉय। देन सेकेंड एंट्री होगी इसी केस के लिए, क्या एंट्री होगी, ये तो आपकी रिसिप्ट की एंट्री हो गई है। अब ड्यू की एंट्री यू कैन से, तो ड्यू की क्या होगी आपकी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि इसमें अमाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बैलेंस होगा। देखो कितने शेयर आपने परचेज़ किए हैं, 4500 शेयर परचेज़ किए हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब आपका मार्केट प्राइस पर ही तो होगा, क्योंकि मार्केट में आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी ना, ये ऑप्शन इशू करने से मार्केट कैपिटल तो बढ़ जाएगी ना टोटल, तो इसलिए मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। मार्केट प्राइस क्या था, 110 था, तो 4500 इंटू 110 कितना हो गया, 4,95,000। क्लियर। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा आप नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर गिवन था आपका कितना, 10 रुपीज़। तो 4500 को अब आप 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतनी कैपिटल एक्चुअल में आपकी मार्केट में बढ़ेगी। ओके, 45,000 की। देन प्रीमियम क्या होता है आपका, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कैसे आया, मार्केट प्राइस 110 का है, जिसमें से 10 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू है, बाकी क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दिया। 4,50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा, मतलब कंपनी को रिसीव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब क्या था, 5000 में से एम्प्लॉय ने सिर्फ 4500 शेयर परचेज़ किए हैं, तो 500 अब लैप्स हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उन कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। तो ये है आपकी फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन लेप्स्ड, क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, कितने, 500 शेयर्स और प्लस 60। अब ये 60 कहाँ से आता है, 60 वो लॉस है जो कंपनी को, 60 वो अमाउंट है जो कंपनी को नहीं मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। ओके, मार्केट प्राइस 110 का था, कंपनी ने ऑफ़र किया 60 पर, ऑफ़र किया 50 रुपीज़ पर। ओके, तो मतलब क्या है, उसको 60 रुपीज़ का लॉस बियर करना पड़ रहा था, अब वो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो जनरल रिजर्व में वापस ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, तो एक्साइज ऑप्शन लेफ्ट एंड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये सब एंट्री है आपके क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, जेटा लिमिटेड हैविंग 1000 एम्प्लॉयज़ ग्रांट 2 ऑप्शन टू ईच एम्प्लॉय। ओके, एक को 2 दिए हैं और 1000 एम्प्लॉयज़ है, टोटल कितने ऑप्शन दिए, इट मीन्स 2000। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 एम्प्लॉयज़ को और एक को कितने ऑप्शंस दिए, तो यानी कि 2000 आपके टोटल ऑप्शंस हो जाएंगे जो ऑफर कर रही है कंपनी टू दी एम्प्लॉय। कब ऑफर कर रही है, 1 अप्रैल 16 को एट ₹20 ईच, 20 रुपीज़ पर ऑफर कर रही है। एंड मार्केट प्राइस क्या है उस टाइम पर, 90 रुपीज़ का है। वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स रखा है, मतलब कंपनी का जो ऑप्शन है ये 2 ईयर्स तक ओपन रहेगा एम्प्लॉय का परचेज़ करने के लिए। एंड मैक्सिमम एक्साइज पीरियड्स 1 ईयर है, एम्प्लॉय जो है सिर्फ 1 ईयर तक अपने पास होल्ड रखेगा। 800 एम्प्लॉयज़ एक्साइज देयर ऑप्शन ऑन 31 मार्च 2019 को। कितने लोगों ने परचेज़ किया है 1000 में से, 800 लोगों ने, तो 800 लोग हैं और एक को कितना दिया है, 2 दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 1600 ऑप्शन जो हैं वो परचेज़ किए गए हैं बाय दी एम्प्लॉयज़। एंड रिमेनिंग ऑप्शन जो लैप्स्ड हो गए हैं, रिमेनिंग कितना बचा है, अगर 8000 में से 800 लोगों ने लिए हैं तो 200 बचा, इनटू में 2, तो कितना हो गया, 400 ऑप्शन जो हैं वो कंपनी के कैंसिल हो गए, लैप्स्ड हो गए।
क्लियर। और फेस वैल्यू क्या है शेयर का, हमेशा जनरली 10 रुपीज़ ही रहता है, तो यहाँ पर गिवन भी है 10 रुपीज़। तो अब आपको एंट्री करनी है। ओके, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वेस्टिंग पीरियड में। वेस्टिंग पीरियड में क्या होती है, कॉम्पनसेशन वाली एंड पीएनएल वाली एंट्री होती है, राइट। तो वो एंट्री आपको 2 साल तक करना है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स बताया है। क्लियर। तो बुक में दिखा देती हूँ मैं आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। देखो, फर्स्ट एंट्री है आपकी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये एंट्री करते हैं आप। अब मेन बात है अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो अमाउंट का बताती हूँ मैं आपको। टोटल ऑप्शंस कितने हैं, 2000 ऑप्शंस हैं, और शेयर का जो ऑफर प्राइस है, सॉरी डिस्काउंट जो है वो कितना दिया है कंपनी ने, 90 रुपीज़ का कंपनी का मार्केट वैल्यू है, और कंपनी ऑफर कर रही है 20 रुपीज़ में, तो कितना डिस्काउंट दे रही है, 70 रुपीज़ का, तो इसलिए ये 70 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ओके, तो 70 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। अब इसको 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वेस्टिंग ईयर्स जो है वो 2 ईयर्स है, वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2 ईयर्स है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका, 1 ईयर का 70,000, ठीक है। यानी कि आपको 2 बार एंट्री करनी है 70,000 की 2 ईयर्स एंट्री करनी है, तो इक्वल हो जाएगा आपका 1,40,000 तक ही। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 70,000, एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग 70,000, सेकेंड ईयर में सेम ईयर में ट्रांसफ़र करने की पीएनएल में, स्टेटमेंट पीएनएल टू कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 70,000। देन अगेन सेम 2 एंट्री रिपीट की हैं। ये देखिए, एम्प्लॉय 18 में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में 70,000, पीएनएल टू कॉम्पनसेशन 70,000। क्लियर। तो ये हो गया आपकी वेस्टिंग की एंट्रीज 2 ईयर्स तक। नाउ किसकी, एक्साइजिंग की एंट्री होगी। एक्साइजिंग की एंट्री पता है आपको, सबसे पहले क्या होगा, पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कितना करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं, 1000 में से 800 लोगों ने किए हैं, और एक को 2 दे रहे हैं, यानी कि 1600 ऑप्शन जो है, 1600 ऑप्शन जो है परचेज़ किए हैं। किस प्राइस पर, जो भी ऑफ़र प्राइस था। ऑफ़र प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ है, तो इसलिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। क्लियर। एंड क्रेडिट करेंगे किसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को। ओके, ये होगी रिसीव की एंट्री अमाउंट। देन सेकेंड एंट्री है आपका ड्यू की एंट्री है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है। ओके, क्या है सेकेंड एंट्री, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कितना मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट में कितने शेयर बढ़ेंगे, 90 से। फेस वैल्यू कितना है, 10 का। प्रीमियम कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, 90 में से 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, तो जो बचा वो प्रीमियम है आपका, और एंट्रीज लिख देंगे। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा आपका। ओके, एंड लास्टली आपका जो है मार्च 19 को क्या होगा, जितने लोगों ने नहीं परचेज़ किया वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिलेशन की एंट्री करनी है आपने। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने ऑप्शन नहीं एक्साइज हुए हैं, 400, ठीक है। 200 लोगों ने नहीं किए थे, और एक को 2, तो कितने हो गए, 400 हो गया। और जो 70 रुपीज़ है वो कैसे आया, अब डिफरेंस। ओके, डिफरेंस किसका, मार्केट वैल्यू और जो ऑफर प्राइस है उसका डिफरेंस, 90 माइनस 20 यानी कि 70, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, आप उनको सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये दो क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। ओके, आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन थ्योरी क्या होती, स्कीम क्या होता है, उसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो अब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।